ऑडियो बुक हमारा पर्यावरण भाग एक। वह अदृश्य दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, खिड़की खोलते हैं, ठंडी हवा आपके चेहरे को छूती है, पेड़ों पर पक्षियों की आवाज सुनाई देती है, सूरज की किरणें धरती को रोशन करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, यह सब एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है? क्या हवा सिर्फ सांस लेने के लिए है? क्या पेड़ सिर्फ लकड़ी और छाया देने के लिए हैं? क्या जानवर सिर्फ जंगल में रहने वाले जीव हैं? या फिर इन सब के पीछे कोई ऐसी अदृश्य व्यवस्था काम कर रही है जो पूरी पृथ्वी पर जीवन को संभाल कर रखती है? यही अद्भुत व्यवस्था कहलाती है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण यानी हमारे चारों तरफ मौजूद वह पूरा संसार जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इसमें केवल पेड़ पौधे, जानवर और मनुष्य ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इसमें शामिल हैं हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, सूर्य का प्रकाश। सभी जीवित प्राणी अर्थात जीवित और निर्जीव दोनों मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा है। एक छोटा सा परिवर्तन भी पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अगर जंगल कम हो जाएं तो केवल पेड़ ही कम नहीं होंगे, बल्कि वर्षा, मिट्टी, जीव जंतु और मानव जीवन भी प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पर्यावरण के दो मुख्य भाग अब सोचिए। एक जंगल में एक पेड़ खड़ा है। उस पेड़ के आसपास मिट्टी है, पानी है, हवा है, सूर्य का प्रकाश है। और उसी पेड़ पर पक्षी रहते हैं, कीड़े रहते हैं, बंदर आते हैं। यहां दो प्रकार के घटक दिखाई देते हैं। एक, जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स। ये वे चीजें हैं जिनमें जीवन होता है, जैसे पौधे, पशु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव। ये सभी जीवित घटक हैं। दो, अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये निर्जीव चीजें हैं लेकिन जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, जैसे प्रकाश, जल, वायु, मिट्टी, तापमान। अब एक सवाल सोचिए, अगर किसी जंगल में पेड़ तो हों लेकिन पानी न हो तो क्या जीवन संभव है? या पानी हो लेकिन सूर्य का प्रकाश न मिले तो? यही बताता है कि जीवित और निर्जीव दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रकृति का अदृश्य नेटवर्क। हम अक्सर सोचते हैं कि मनुष्य सबसे शक्तिशाली है, लेकिन प्रकृति हमें हर पल एक सच्चाई दिखाती है। कोई भी जीव अकेला नहीं जी सकता। एक पौधा सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है, एक हिरण पौधे को खाता है, एक शेर हिरण को खाता है। जब कोई जीव मरता है तो सूक्ष्म जीव उसे मिट्टी में बदल देते हैं और वही मिट्टी फिर नए पौधों को जन्म देती है। यह एक ऐसा चक्र है जो करोड़ों वर्षों से चलता आ रहा है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, अगर प्रकृति में सब कुछ संतुलित है तो फिर जंगलों का विनाश, प्रदूषण और कचरे की समस्या क्यों बढ़ रही है? क्या होगा अगर इस अदृश्य नेटवर्क की कोई महत्वपूर्ण कड़ी टूट जाए? क्या एक छोटा सा बदलाव पूरी पृथ्वी को प्रभावित कर सकता है? इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा अगले भाग में। भाग दो, एक पेड़ के पीछे छिपी पूरी दुनिया, जहां हम जानेंगे कि एक छोटा सा पेड़ कैसे अपने अंदर एक पूरा संसार छिपाए बैठा है और कैसे एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है। भाग एक समाप्त। भाग दो, एक पेड़ के पीछे छिपी पूरी दुनिया। पिछले भाग में हमने जाना कि हमारा पर्यावरण केवल हमारे आसपास की चीजों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य जाल है जिसमें हर जीव और हर निर्जीव वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब जरा एक पेड़ को ध्यान से देखिए। एक साधारण सा पेड़, लेकिन क्या यह सच में साधारण है? नहीं, क्योंकि इस एक पेड़ के अंदर एक पूरी दुनिया छिपी हुई है। एक पेड़ की रहस्यमयी दुनिया। एक पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी के अंदर छिपे पानी और खनिज पदार्थ लेता है। अपनी पत्तियों से सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन बनाता है। लेकिन यह सिर्फ अपने लिए नहीं जीता। इसके ऊपर पक्षी अपना घर बनाते हैं। इसके तने पर छोटे जीव रहते हैं। इसकी छाया में दूसरे पौधे उगते हैं। इसकी पत्तियां गिरकर मिट्टी को पोषण देती हैं। अर्थात एक पेड़ अकेला नहीं होता, वह एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम क्या है? अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न। जब जीवित और निर्जीव चीजें मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाती हैं जिसमें ऊर्जा का प्रवाह और पदार्थों का चक्र चलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। सरल भाषा में इकोसिस्टम वह प्राकृतिक व्यवस्था है जिसमें जीव और उनका वातावरण एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन को बनाए रखते हैं। इकोसिस्टम के मुख्य भाग, किसी भी इकोसिस्टम के दो मुख्य भाग होते हैं। एक, जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स,
यानी जीवित भाग, इसके तीन मुख्य समूह हैं। उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, ये वे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पौधे, शैवाल, ये सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। इन्हें उत्पादक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, हिरण, शेर। उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो पौधों को खाते हैं, जैसे हिरण, खरगोश। द्वितीयक उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे मेंढक, छोटे शिकारी। तृतीयक उपभोक्ता जो बड़े शिकारी होते हैं, जैसे शेर, बाज। अपघटक, डिकम्पोजर्स। अब आती है प्रकृति की सबसे अद्भुत शक्ति। जब कोई पेड़ गिर जाता है या कोई जीव मर जाता है तो उसका क्या होता है? क्या वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है? नहीं। प्रकृति के छोटे छोटे सफाई कर्मचारी, अपघटक, अपना काम शुरू करते हैं। जैसे बैक्टीरिया, कवक, फंगी। ये मृत जीवों को छोटे पदार्थों में बदल देते हैं और पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस पहुंचा देते हैं। इससे नए पौधों को पोषण मिलता है। अब सोचिए, अगर पृथ्वी पर सभी अपघटक अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा? मृत पेड़ पौधे और जीव जमा होते जाएंगे, मिट्टी को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे और धीरे धीरे पूरा जीवन प्रभावित होने लगेगा। यही दिखाता है कि प्रकृति में कोई भी जीव छोटा या बेकार नहीं होता। प्रकृति का महान संतुलन, एक इकोसिस्टम में हर जीव की अपनी भूमिका होती है। पौधे भोजन बनाते हैं, जानवर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपघटक पदार्थों को वापस प्रकृति में पहुंचाते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो बिना रुके चलता रहता है। लेकिन अब एक और बड़ा रहस्य बाकी है। पौधों में बनी ऊर्जा आखिर एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊर्जा हमारे शरीर तक कैसे आती है? एक घास के छोटे से तिनके से शुरू हुई ऊर्जा शेर तक कैसे पहुंचती है? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में। भाग 3, सूर्य से शुरू होती जीवन की यात्रा, फूड चेन का रहस्य, जहां हम जानेंगे कि हमारी थाली में मौजूद भोजन की असली यात्रा कहां से शुरू होती है। भाग 2 समाप्त। भाग 3, सूर्य से शुरू होती जीवन की यात्रा, फूड चेन का रहस्य। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक हरा भरा मैदान है। उस मैदान में घास उग रही है। एक हिरण उस घास को खा रहा है। दूर एक शेर हिरण को देख रहा है। अब एक सवाल, इस पूरी कहानी की शुरुआत कहां से हुई? हिरण से? नहीं। घास से? नहीं। तो फिर इसकी शुरुआत हुई सूर्य से। सूर्य, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। पृथ्वी पर लगभग हर जीव के जीवन की ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। लेकिन सूर्य की ऊर्जा सीधे हमारे शरीर तक नहीं पहुंचती। तो फिर यह यात्रा कैसे पूरी होती है? इसका उत्तर छिपा है पौधों में। पौधे, प्रकृति के ऊर्जा निर्माता। हरे पौधों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को पकड़ता है और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। यानी सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। यही ऊर्जा आगे पूरी खाद्य श्रृंखला में जाती है। फूड चेन, भोजन की अद्भुत यात्रा। अब सोचिए, एक छोटी सी घास, उसे एक हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, तो ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक जाती है। इसी क्रम को कहते हैं खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। उदाहरण, घास, हिरण, शेर। यहां घास शाकट उत्पादक, हिरण शाकट प्राथमिक उपभोक्ता, शेर द्वितीयक उच्च उपभोक्ता। ऊर्जा का रहस्य, क्या पूरी ऊर्जा आगे जाती है? अब यहां एक बहुत बड़ा रहस्य है। अगर पौधे में 1000 इकाई ऊर्जा है तो क्या हिरण को खाने पर पूरी 1000 इकाई ऊर्जा मिल जाएगी? नहीं। प्रकृति का नियम है, ऊर्जा का केवल एक छोटा भाग ही अगले स्तर तक पहुंचता है। बाकी ऊर्जा शरीर की गतिविधियों में खर्च होती है, गर्मी के रूप में निकल जाती है। इसी कारण खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते जाते ऊर्जा कम होती जाती है। 10-10% नियम, 10% लॉ। पर्यावरण विज्ञान का एक महत्वपूर्ण नियम कहता है, एक पोषी स्तर, ट्रोफिक लेवल, से अगले पोषी स्तर तक लगभग 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। उदाहरण, पौधे बराबर 1000 ऊर्जा इकाई 10%, हिरण बराबर 100 ऊर्जा इकाई 10%,
शेर बराबर 10 ऊर्जा इकाई। इसलिए खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने वाले जीवों की संख्या कम होती जाती है। अब एक सवाल सोचिए, अगर खाद्य श्रृंखला में एक भी जीव गायब हो जाए तो? अगर सभी कीड़े खत्म हो जाएं तो? अगर सभी शिकारी समाप्त हो जाएं तो? क्या प्रकृति का संतुलन बना रहेगा? यही हमें अगले रहस्य तक ले जाता है, क्योंकि प्रकृति में केवल एक सीधी खाद्य श्रृंखला नहीं होती, बल्कि कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं। इसे कहते हैं भाग 4, फूड वेब, प्रकृति का जटिल जाल। जहां हम जानेंगे कि जंगल में कोई भी जीव अकेला नहीं है, हर जीव हजारों संबंधों से जुड़ा हुआ है। भाग 3, समाप्त। भाग 4, फूड वेब, प्रकृति का जटिल जाल, क्यूरियोसिटी बेस्ड नरेशन। पिछले भाग में हमने जाना कि सूर्य से शुरू हुई ऊर्जा की यात्रा पौधों से होकर विभिन्न जीवों तक पहुंचती है। हमने देखा कि घास, हिरण, शेर, ये एक फूड चेन, खाद्य श्रृंखला है। लेकिन अब एक रहस्य समझिए, क्या जंगल में हिरण केवल घास ही खाता है? क्या शेर केवल हिरण को ही खाता है? क्या एक जीव का संबंध केवल एक ही जीव से होता है? नहीं, प्रकृति में संबंध इतने सरल नहीं होते। यही कारण है कि प्रकृति ने बनाया है फूड वेब, खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या है? जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं, तो एक जाल जैसी संरचना बनती है, जिसे कहते हैं खाद्य जाल, फूड वेब। यह दिखाता है कि एक इकोसिस्टम में जीव एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। एक छोटे कीड़े की कहानी कल्पना कीजिए। एक छोटा सा कीड़ा पत्तियों को खाता है। अब इस कीड़े को कौन खा सकता है? मेंढक पक्षी छिपकली अब मेंढक को कौन खा सकता है? सांप और सांप को कौन खा सकता है? बाज देखा आपने? एक छोटा सा कीड़ा भी कई जीवों के जीवन से जुड़ा हुआ है। यही है प्रकृति का जाल। फूड वेब क्यों जरूरी है? अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर किसी एक जीव की संख्या अचानक कम हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए जंगल में सांपों की संख्या कम हो गई, तो सांप कम होंगे, चूहे बढ़ेंगे, फसल अधिक नष्ट होगी, भोजन की समस्या हो सकती है। इससे पता चलता है कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है। कोई भी जीव बेकार नहीं होता। शिकारी और शिकार का संतुलन, प्रकृति में शिकारी, प्रेडेटर, और शिकार, प्रे के बीच एक संतुलन होता है। जैसे शेर हिरण का शिकार करता है। यह केवल हिरण को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि यह हिरणों की संख्या को नियंत्रित करता है। अगर शिकार करने वाले जीव ना हों, तो कुछ जीवों की संख्या बहुत अधिक बढ़ सकती है और पूरा इकोसिस्टम असंतुलित हो सकता है। प्रकृति का अद्भुत संतुलन, एक स्वस्थ इकोसिस्टम में पौधे ऊर्जा का आधार होते हैं, शाकाहारी ऊर्जा को आगे पहुंचाते हैं, मांसाहारी संतुलन बनाए रखते हैं, अपघटक पदार्थों को वापस प्रकृति में लौटाते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो लाखों वर्षों से चल रहा है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल, मनुष्य ने प्रकृति के इस सुंदर जाल में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। हमने खेतों में रसायन डाले, नदियों को प्रदूषित किया, ऐसे पदार्थ छोड़े जो आसानी से नष्ट नहीं होते। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, ये जहरीले पदार्थ खाद्य श्रृंखला के रास्ते हमारे शरीर तक पहुंच सकते हैं। कैसे? एक छोटे से जीव से शुरू होकर हमारी थाली तक। इस रहस्य को जानेंगे अगले भाग में। भाग 5, विष की यात्रा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का रहस्य, जहां हम जानेंगे कि पर्यावरण में छोड़े गए खतरनाक रसायन कैसे जीवों के शरीर में जमा होते जाते हैं और अंत में मनुष्य तक पहुंच जाते हैं। भाग 4, समाप्त। भाग 5, विष की यात्रा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का रहस्य। कल्पना कीजिए, एक सुंदर झील है, उसमें साफ पानी है, उस पानी में छोटे छोटे पौधे और सूक्ष्म जीव रहते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि इस शांत दिखने वाली झील के अंदर एक खतरनाक यात्रा शुरू हो चुकी है। एक ऐसी यात्रा जिसका अंतिम पड़ाव हो सकता है मनुष्य का शरीर। लेकिन कैसे? आइए जानते हैं प्रकृति के एक डरावने रहस्य को, जहरीले पदार्थों की कहानी। मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए कई रसायनों का उपयोग करना शुरू किया, जैसे कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट। इनमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आसानी से नष्ट नहीं होते। वे लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। इन्हें कहते हैं अविघटनीय पदार्थ, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। पानी से शुरू हुई एक खतरनाक यात्रा। मान लीजिए किसी खेत में कीटनाशक का छिड़काव किया गया। वर्षा के पानी के साथ यह रसायन मिट्टी से नदी / तालाब से छोटे जलीय जीव तक पहुंच जाता है।
अब एक छोटा जीव इस जहरीले पदार्थ को अपने शरीर में जमा कर लेता है। फिर उसे एक बड़ी मछली खाती है। फिर उस मछली को कोई बड़ा जीव खाता है और धीरे धीरे जहर की मात्रा बढ़ती जाती है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? जब कोई हानिकारक रासायनिक पदार्थ खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जीवों के शरीर में जमा होता जाता है और उसकी मात्रा ऊपर के पोषी स्तरों पर बढ़ती जाती है, तो इसे कहते हैं जैव आवर्धन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए छोटे पौधे में थोड़ी मात्रा में विष है। जब छोटी मछली ने पौधे खाए, विष बढ़ गया। न बड़ी मछली ने छोटी मछली खाई, विष और बढ़ गया। मनुष्य ने बड़ी मछली खाई, विष की मात्रा सबसे अधिक हो गई। यानी खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर विष की सांद्रता बढ़ती जाती है। सबसे ज्यादा खतरा किसे? फूड चेन के सबसे ऊपर रहने वाले जीवों को, क्योंकि वे नीचे के कई जीवों को खाते हैं। मनुष्य भी कई खाद्य श्रृंखलाओं में शीर्ष उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर है। इसलिए पर्यावरण में छोड़े गए कुछ जहरीले पदार्थ अंततः हमारे शरीर तक पहुंच सकते हैं। अब सोचिए, हम प्रकृति में जो कुछ भी छोड़ते हैं, क्या वह वास्तव में हमसे दूर चला जाता है या फिर घूमकर किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है? यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति में कुछ भी गायब नहीं होता, वह केवल अपना रूप बदलता है। लेकिन अब एक और प्रश्न, जब कोई जीव मर जाता है या कोई प्राकृतिक कचरा बनता है, तो प्रकृति उसका क्या करती है? क्या धरती हमेशा कचरे से भर जाएगी या प्रकृति के पास कोई सफाई व्यवस्था भी है? इस रहस्य का जवाब मिलेगा अगले भाग में। भाग 6, कचरे का सफर, प्रकृति की सफाई व्यवस्था, जहां हम जानेंगे कि अपघटक कैसे मृत पदार्थों को फिर से जीवन का हिस्सा बना देते हैं और कचरे का प्रबंधन क्यों जरूरी है। भाग 5 समाप्त। भाग 6, कचरे का सफर, प्रकृति की सफाई व्यवस्था, क्यूरियोसिटी बेस्ड नरेशन। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे कुछ जहरीले पदार्थ खाद्य श्रृंखला के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अब एक नया रहस्य, धरती पर हर दिन कितने जीव मरते हैं, कितने पत्ते गिरते हैं, कितना प्राकृतिक कचरा बनता है। अगर यह सब हमेशा जमा होता रहता तो क्या पृथ्वी रहने लायक बचती? नहीं। तो फिर प्रकृति क्या करती है? प्रकृति के पास है एक अद्भुत सफाई व्यवस्था, जिसे हम कहते हैं अपघटन, डिकॉम्पोजिशन। मृत पदार्थों की नई यात्रा कल्पना कीजिए। एक पेड़ से एक पत्ता गिरता है, कुछ समय बाद वह सूख जाता है। क्या वह हमेशा के लिए बेकार हो गया? नहीं। उसके अंदर मौजूद पोषक तत्व फिर से मिट्टी में वापस जाते हैं और वही पोषक तत्व नए पौधों के जीवन का आधार बनते हैं। यही है प्रकृति का चक्र। अपघटक, डिकम्पोजर्स, प्रकृति के सफाई कर्मचारी। प्रकृति में कुछ छोटे जीव ऐसे होते हैं जो मृत पौधों और जानवरों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इन्हें कहते हैं अपघटक, डिकम्पोजर्स। मुख्य अपघटक बैक्टीरिया, कवक, फंगी। ये मृत पदार्थों को तोड़कर खनिज पदार्थ, पोषक तत्व मिट्टी में वापस पहुंचाते हैं। अपघटन क्यों जरूरी है? अगर अपघटक न हो तो सूखे पत्ते जमा होते जाएंगे, मृत जीवों के शरीर पड़े रहेंगे, मिट्टी में पोषक तत्व वापस नहीं आएंगे, नए पौधों का विकास रुक जाएगा। इसलिए छोटे दिखने वाले ये जीव पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्राकृतिक कचरा और मानव कचरा। अब यहां एक अंतर समझना जरूरी है। जैव अपघटनीय कचरा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वे पदार्थ जिन्हें सूक्ष्म जीव आसानी से तोड़ सकते हैं, जैसे पत्तियां, भोजन के अवशेष, कागज, ये प्रकृति में वापस मिल जाते हैं। अजैव अपघटनीय कचरा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वे पदार्थ जिन्हें सूक्ष्म जीव आसानी से नहीं तोड़ सकते, जैसे प्लास्टिक, कुछ रासायनिक पदार्थ, कांच, ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। प्लास्टिक एक बड़ी चुनौती। अब सोचिए, एक प्लास्टिक की बोतल जिसे हमने कुछ मिनट उपयोग किया, वह प्रकृति में कितने लंबे समय तक रह सकती है? यही समस्या है। हमारी छोटी सी लापरवाही मिट्टी को प्रभावित करती है, जल स्रोतों को प्रदूषित करती है, जीवों के लिए खतरा बनती है। प्रकृति हमें एक संदेश देती है, जो चीज वापस प्रकृति में नहीं जा सकती, उसका उपयोग सोच समझकर करो, क्योंकि पर्यावरण केवल जंगलों की समस्या नहीं है। ये हमारे घर, हमारी आदतों और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब इस अध्याय का सबसे बड़ा प्रश्न बाकी है।
क्या मनुष्य अपनी गलतियों से पृथ्वी को बचा सकता है? क्या हम पर्यावरण का संतुलन वापस ला सकते हैं? क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित पृथ्वी छोड़ सकते हैं? इसका उत्तर मिलेगा अंतिम भाग में, भाग 7। पृथ्वी का भविष्य, क्या जिम्मेदारी हमारी है? जहां हम जानेंगे ओजोन परत का महत्व, प्रदूषण का प्रभाव, पर्यावरण संरक्षण के उपाय और प्रकृति का अंतिम संदेश। भाग 6 समाप्त। भाग 7, पृथ्वी का भविष्य, क्या जिम्मेदारी हमारी है? पिछले भागों में हमने जाना कैसे एक छोटा सा पौधा, एक छोटा सा जीव, एक बूंद पानी और मिट्टी का एक कण भी पृथ्वी के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने देखा कि पौधे ऊर्जा का आधार हैं, जीव एक दूसरे से जुड़े हैं। अब घटक प्रकृति को साफ रखते हैं। हर चीज एक संतुलन में चल रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या यह संतुलन हमेशा बना रहेगा? या फिर क्या हमारी कुछ गलतियां इस सुंदर व्यवस्था को बदल सकती हैं? मानव और पर्यावरण का संबंध मनुष्य हमेशा से प्रकृति पर निर्भर रहा है। हमें मिलता है भोजन, पानी, हवा, औषधियां, रहने की जगह। लेकिन जैसे जैसे मानव विकास बढ़ा, वैसे वैसे पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ने लगा। प्रदूषण, प्रकृति के लिए खतरे की घंटी। जब हानिकारक पदार्थ पर्यावरण में मिल जाते हैं और जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसे कहते हैं प्रदूषण। पोल्यूशन। मुख्य प्रकार: 1. वायु प्रदूषण, हानिकारक गैसों और धुएं के कारण हवा दूषित होती है। प्रभाव: सांस की समस्याएं, जलवायु परिवर्तन। 2. जल प्रदूषण, जब नदियों और जल स्रोतों में कचरा और रसायन मिल जाते हैं। प्रभाव: जलीय जीवों को नुकसान, पीने के पानी की समस्या। 3. भूमि प्रदूषण, प्लास्टिक, रसायन और कचरे के कारण मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ओजोन परत, पृथ्वी की सुरक्षा ढाल। अब एक रहस्य, पृथ्वी पर जीवन सूर्य के प्रकाश से चलता है, लेकिन सूर्य से आने वाली कुछ किरणें जीवन के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इनसे हमारी रक्षा करती है ओजोन परत, ओजोन लेयर। यह वायुमंडल में मौजूद एक सुरक्षा कवच है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों, यूवी रेज को रोकती है। लेकिन कुछ रसायनों के कारण ओजोन परत को नुकसान पहुंचा। इसलिए पर्यावरण संरक्षण पूरी मानव जाति की जिम्मेदारी बन गई। हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं? प्रकृति को बचाने के लिए बड़े कामों के साथ छोटे कदम भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे अधिक पेड़ लगाना, पानी बचाना, कचरे का सही प्रबंधन करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, ऊर्जा की बचत करना, प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करना। अब इस पूरी यात्रा को याद कीजिए। एक छोटे बीज से शुरू हुई कहानी एक विशाल जंगल तक पहुंची, फिर खाद्य श्रृंखला, फिर खाद्य जाल, फिर ऊर्जा का प्रवाह और अंत में मानव की जिम्मेदारी तक। प्रकृति का अंतिम संदेश: मैंने तुम्हें हवा दी, मैंने तुम्हें पानी दिया, मैंने तुम्हें जीवन दिया। अब मेरी रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि पर्यावरण को बचाना केवल पेड़ पौधों को बचाना नहीं है, यह अपने भविष्य को बचाना है। यह आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ पृथ्वी देना है। पृथ्वी हमारी संपत्ति नहीं है, हम पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से हैं। जब प्रकृति सुरक्षित होगी, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। हमारा पर्यावरण, हमारी जिम्मेदारी। ऑडियो बुक अध्याय समाप्त।